उस रिंग की कीमत अनन्या और अभिनव को बताई तो अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अभिनव ने अपने आप से कहा, अरे इससे ज्यादा पैसे तो मैंने दिए थे। लेकिन उसकी बात उन दोनों लड़कियों तक नहीं पहुंची। इस बीच अनन्या ने चित्रा से पूछा, इसका ऑक्शन हुआ था? हाँ, और क्या। और ये हर बार लिमिटेड ही होती है। लोगों का ऐसा मानना है कि इससे लाइफ में लक आता है, क्योंकि खुद रीना की शादी भी एक बहुत अमीर आदमी से हुई थी। हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी भी इस अंगूठी की वजह से चमक उठे। चित्रा के मुंह से ये बात सुनते ही अनन्या हंसने लगी और बोली, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। अरे मैं तुझे एक चीज तो बताना भूल ही गई। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप इस अंगूठी को खरीद सकते हो। इसके लिए आपको बड़े बड़े कनेक्शंस की भी जरूरत पड़ती है और साथ ही आपको ऑक्शन रूम में जाने का एक्सेस भी होना चाहिए। वहाँ दुनिया के सबसे अमीर लोग ही आते हैं, वरना 50 करोड़ की अंगूठी खरीदना हर किसी के बस की बात तो नहीं होती ना। एग्जैक्टली। अभिनव तभी उन दोनों के बीच में आते हुए बोला। उसे चित्रा के मुंह से ये सब सुनकर आखिरकार खुशी महसूस हो रही थी। अभिनव की बात सुनकर चित्रा ने उसे पलट कर देखा और फिर अनन्या को बोली, तुम्हारा पति ठीक नहीं है क्या अनन्या? चित्रा अभिनव की शक्ल देखकर ही इरिटेट हो रही थी। अभिनव ने तुरंत सफाई में कहा, नहीं, मैं तो बस कह रहा था कि तुम सही कह रही हो। चिराग जैसा आदमी किसी कीमत पर भी इतनी महंगी अंगूठी नहीं खरीद सकता, सीरियसली। चित्रा ने हंसते हुए कहा और अनन्या से बोली, अनन्या एक बार फिर से बताना अभिनव क्या करता है? अरे यार चित्रा, जाने देना, मैंने कहा था ना ये ऐसा ही है। अनन्या ने अभिनव पर खींचते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि अभिनव चित्रा के सामने अपना मुंह खोलकर उसकी और फजीयत करवाए। चित्रा ने आगे कहा, बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन है तो घर जमाई ही ना। ये घर में कुछ कंट्रीब्यूट भी करता है या नहीं? चित्रा की आंखों में अभिनव के लिए घिन बढ़ती चली जा रही थी। अभिनव से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा, मैंने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की है और वैसे भी मेरे पास जॉब है, वो भी अकरम की वजह से। चित्रा ने बड़बड़ाते हुए कहा। अभिनव घूरते हुए चित्रा को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चित्रा को उसके बारे में इतना सब कैसे पता था। शायद अनन्या ने ही चित्रा के कान भरे थे। अभिनव ये भी समझ गया था कि अब आगे बहस करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो चुप रहा। लेकिन अभिनव की हैरानी उस अंगूठी के लिए बरकरार थी। अगर ये अंगूठी इतनी कीमती थी तो फिर चिराग के हाथ कैसे लग गई थी? वो अब अलायना के रिप्लाई आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बहरहाल अनन्या के लिए तो चिराग भगवान बन चुका था। वो मन ही मन उसे धन्यवाद पर धन्यवाद देती जा रही थी। कुछ देर के बाद अनन्या की गाड़ी घर पहुंच चुकी थी। पूरे रास्ते दोनों लड़कियां अपनी बातों में मगन थी और उनकी नजर में अभिनव नाम का कोई आदमी उस गाड़ी में बैठा ही नहीं था। अभिनव को भी उनकी खासी परवाह नहीं थी। वो बस बिस्तर पकड़कर सोना चाहता था। वो काफी थक चुका था। जैसे ही अभिनव अपने बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा तो अनन्या ने उसे रोकते हुए कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? अभिनव ने कमरे की तरफ इशारा कर दिया। अनन्या उसके पास आई और बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि चित्रा यहाँ रुकने वाली है, तो फिर तुम इस कमरे में कैसे जा रहे हो? तो और मैं किस कमरे में जाऊँ? इस घर में इसके अलावा कोई कमरा है? मैं भी थक चुका हूँ, मुझे भी सोना है। तो तुम वो नौकरों वाले कमरे में सो जाओ ना। अनन्या, ये पहले भी तो वही सोया करता था ना। चित्रा ने बीच में आते हुए कहा और फिर से हंसने लगी। इस बार अभिनव से रहा नहीं गया और उसने कहा, अनन्या, तुमने अपने पति के बारे में इससे ऐसा क्या क्या कह दिया है जो इसका मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा? ये कुछ भी बोलती जा रही है और तुम इसे चुप भी नहीं करवा रही हो। अभिनव की बात के जवाब में अनन्या कुछ कह पाती उससे पहले ही चित्रा ने कहा, अरे अभी तो मैंने कहना शुरू किया है, अभी तो मेरे पास और भी बहुत कुछ है कहने को। चुपचाप चले जाओ वरना सुन सुनकर तुम्हारे कान फट जाएंगे। अभिनव अब चित्रा के मुंह लगकर अपनी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप नौकरों के कमरे में सोने चला गया। चित्रा को अभिनव के साथ ऐसा बर्ताव करने के बाद मजा आ गया था, तो वही अनन्या अभी भी अंगूठी के ख्यालों में ही उलझी हुई थी। अगली सुबह जब अभिनव की नींद खुली तो वो उठकर सीधा अनन्या के कमरे के बाहर पहुंच गया। उसे बाथरूम यूज करना था और उसका सारा सामान अनन्या के बाथरूम में पड़ा था।
उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उधर से आवाज आई, कौन है? मैं हूँ अभिनव। मुझे इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कह पाता उधर से आवाज आई, बाद में आना, अभी हम लोग कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं। अभिनव ये सुनकर हैरान हो गया। इससे पहले कि वो इस बात का कोई जवाब देता उसे अंदर से दोनों के हंसने की आवाज आई। अभिनव समझ गया था कि रात से दोनों की बातों का जो सिलसिला चल रहा था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। अभिनव ने फिर से दरवाजा बजाया और उनके जवाब आने से पहले ही इधर से बोला, मुझे बाथरूम यूज करना है। बाथरूम अभी बिजी है, वेट करो। अनन्या, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, अभिनव ने कहा, लेकिन जवाब में उसे फिर से उन दोनों के हंसने की आवाज आई। अभिनव का मन तो कर रहा था कि वो पहले दरवाजा तोड़े और फिर अंदर जाकर उन दोनों के दांत भी तोड़ दे, लेकिन फिर उसने अपने आप को शांत किया और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर गहरी सांसें लेने लगा। कुछ देर के बाद हंसी की आवाजें बंद हुई तो अभिनव समझ गया कि उन्होंने बाथरूम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसे चित्रा का पता नहीं था, लेकिन अनन्या खुद भी कभी ऑफिस के लिए लेट होना पसंद नहीं करती थी। वो इस वक्त ऐसा कोई काम करने का रिस्क नहीं ले सकती थी जिसकी वजह से उसके दादा नाराज हो। कुछ देर के बाद अनन्या ने दरवाजा खोला और चित्रा और वो हंसते हुए बाहर आ गए। अभिनव ने उन्हें देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, लेकिन उन दोनों ने अभिनव पर ध्यान ही नहीं दिया और आगे निकल गई। अभिनव बस उन दोनों का मुंह ताकता रह गया था। वो अंदर गया, जल्दी से तैयार हुआ और जैसे ही वो ऑफिस जाने के लिए टाई पहनने वाला था कि इतने में उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये मैसेज अलायना का था। अभिनव ने जब उस मैसेज को पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अलायना ने मैसेज में ये तो लिखा था कि अभिनव जिस डायमंड का जिक्र कर रहा था वो सच में रेयर और महंगा था। साथ ही अलायना ने ये भी कहा था कि ऑक्शन के वक्त पूरे शहर में ये सिर्फ एक ही अंगूठी थी, इसलिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। ये मैसेज पढ़कर अभिनव के दिमाग में फिर से वही सवाल कौन था कि आखिर चिराग के पास ये अंगूठी आई कहां से। यही सोचते हुए अभिनव नीचे नाश्ते के लिए आ गया था। उसने देखा कि नाश्ते के लिए सनी भी बैठा हुआ था। सनी को इस वक्त यहाँ देखकर अभिनव हैरान हो गया था। उसे वैसे तो सनी के बगल में बैठना था, लेकिन वहाँ पहले से चित्रा आकर बैठ गई थी। ठीक तभी शर्मिला ने सनी को देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सनी? सनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये घर भी तो मेरे घर जैसा ही है, तो फिर आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो? सनी की बात पर हरदेव ने कहा, सनी ठीक कह रहा है शर्मिला, जितना अधिकार इस घर पर तुम्हारा या अनन्या का है उतना ही सनी का भी है। ये बात सुनकर शर्मिला को बुरा तो लगा, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती थी। टेबल पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया था। ठीक तभी हरदेव ने कहा, एक चीज तो मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया, प्रोटॉन वाला कॉन्ट्रैक्ट सनी संभालने वाला है। ये बात सुनते ही अनन्या के होश उड़ गए। उसने कहा, क्या? लेकिन उसे तो मैं संभालने वाली थी। शर्मिला ने भी अनन्या के पक्ष में कहा, हाँ, इंचार्ज तो यही है। हरदेव ने ये बात सुनकर अपना गला साफ किया और एक गिलास पानी पिया। पानी पीते ही हरदेव ने कहा, सनी इस कॉन्ट्रैक्ट को देखने वाला है और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अब इसके बाद किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। अनन्या को ऐसा लगा कि हरदेव ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। सिवाय सनी की टेबल पर और कोई इस खबर से खुशी महसूस नहीं कर रहा था। सनी और हरदेव अपनी जगह से उठे और काम के लिए निकल पड़े। उनके जाते ही शर्मिला ने गुस्से में कहा, मुझे तो पापा जी पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? राजीव ने जवाब में शांति से कहा, अरे मुझे तो लगता है कि उन्होंने ये सब कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। ऐसे भी वो अनन्या को सीईओ की पोस्ट से थोड़ी ना निकाल रहे हैं? राजीव, कब तक? अगर इसी तरह चलता रहा ना तो अनन्या कब तक सीईओ बनी रह पाएगी? मुझे तो शक है कि सनी ने अनन्या के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिए हैं और इन सब में अगर किसी की गलती है तो वो है ये अभिनव की। अभिनव जो कि इस वक्त पानी पी रहा था, ये बात सुनते ही पानी उसके मुंह से बाहर निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर बार वो कैसे चपेट में आ जाता था। अगर कल को इस घर में भूकंप भी आएगा तो भी शायद शर्मिला अभिनव को ही उसका दोष देगी। इससे पहले कि बात और आगे बढ़ती, अभिनव अपनी जगह से उठा और सफाई देने की बजाय बोला, मैं चलता हूँ, बाय। इतना कहते ही उसने अपना बैग उठाया और सीधा बाहर निकल गया।
ऐसा नहीं था कि अभिनव अनन्या को समस्या में डालकर भागना चाहता था, उल्टा वो तो तुरंत गाड़ी में बैठा, उसने अपना फोन निकाला और सीधा रानी को फोन मिला दिया। उधर से रानी ने फोन उठाते ही कहा, गुड मॉर्निंग टाइगर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? आज प्रोटॉन और एलेक्स कॉर्पोरेशन की मीटिंग है ना? हाँ सर, आज से ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू होने वाला है, रानी ने कहा। अभिनव ने निराशा में अपना सिर हिलाया और बोला, ठीक है, अगर वो लोग मीटिंग के लिए सनी सिंह को भेजते हैं तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे। ये सुनती रानी एक पल के लिए शांत हो गई, लेकिन अगले पल उसने कहा, ठीक है बॉस। उसकी बात सुनते ही अभिनव ने फोन काट दिया। उधर जब अभिनव ने रानी से बात की, तभी इधर देवेन की भी चिराग के साथ एक अपॉइंटमेंट थी। देवेन चिराग के सामने बैठा था। चिराग ने उससे पूछा, तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? देवेन ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं आपसे बस शेयर्स के मामले में हेल्प चाहता हूँ। मैं जल्द से जल्द आपको पैसा वापस कर दूंगा, आई प्रॉमिस। इसके अलावा मैं आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी पे करूंगा। आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। चिराग ने उसकी बात सुनकर धीरे से हाँ में सिर हिलाया। वो जानता था कि देवेन उसके लिए काम किया करता था, ऐसे में उसे देवेन की मदद जरूर करनी चाहिए। लेकिन वो देवेन को जो पैसा देने वाला था, उससे वो हरदेव के आने वाले जन्मदिन के लिए एक बहुत ही महंगी घड़ी खरीदना चाहता था। अनन्या ने उसे बताया था कि हरदेव को वो घड़ी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। लेकिन इधर देवेन के मुंह से ब्याज की बात सुनकर चिराग का मन डोल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या चिराग देवेन की मदद करेगा? जिस समस्या में अभिनव ने देवेन को फंसाया था, क्या अभिनव उसमें से देवेन को इतनी आसानी से बाहर आने देगा? और क्या अनन्या कभी जान पाएगी कि अभिनव उसकी पीठ पीछे उसके लिए क्या कुछ कर रहा था? और कहाँ जा रही थी अभिनव और चाँद के रिश्ते की गाड़ी? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।